क्या पढ़ने वाले हैं बाबू मेरे? अब हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण, ठीक ना। तो अब इस विषम पोषी पोषण में हम लोग बहुत सारे जीवों के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम विषम पोषी पोषण में यहां पर सिर्फ मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे और अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विषम पोषी पोषण में मुख्यतः हम अपने किताब के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो इसमें हमें तीन ही के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? अपने बारे में यानी मनुष्य के बारे में, अमीबा के बारे में पढ़ना और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। तो विषम पोषी कहने का मतलब ही होता है क्या? जो दूसरों पर निर्भर रहता है। किसके लिए मेरे दोस्त? भोजन के लिए। भोजन के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। और उस जीव को हम लोग कहते हैं वो विषम पोषी है, यानी वो दूसरों पर निर्भर करता है। ओके ना, यानी परपोषी जिसको हम लोग कहते हैं, परपोषी कहो विषम पोषी कहो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब इस विषम पोषी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त किसके बारे में? मानव में पोषण। किसमें पढ़ेंगे हम लोग? मानव में पोषण हम लोग पढ़ेंगे। और मानव में पोषण के अंतर्गत आता है, क्या आता है मेरे दोस्त? सबसे पहले पाचन तंत्र आता है, क्योंकि पोषण उसी पाचन तंत्र के थ्रू ही होगा, उसी के द्वारा ही होगा। समझ रहे हो ना? यानी हमारे अंदर अगर पाचन तंत्र ही नहीं रहे तो फिर हम पोषण किससे करेंगे? सबसे बड़े सवाल यही है। तो हमें पाचन तंत्र को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पोषण उसी के माध्यम से होगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग देखें मेरे दोस्त, तो अपने अंदर यानी मानव के पाचन तंत्र कह दो, इसके अंतर्गत पोषण होता है। और इस पोषण की बात करें मेरे दोस्त, तो पोषण जो है ना मनुष्य में कह दो या फिर किसी भी जीव जो प्राणिसम पोषण करते हैं या फिर जो विषम पोषी पोषण करते हैं, उसमें 5 चरण में पोषण कंप्लीट होता है। कितने चरण में? 5 चरण में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है अंतःग्रहण, दूसरा आता है पाचन, तीसरा आता है अवशोषण, चौथा आता है स्वांगीकरण और पांचवा आता है बहिक्षेपण। इन 5 चरणों में पोषण की प्रक्रिया खत्म होती है। पहला होता है मेरे दोस्त अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कहने का मतलब ही होता है भोजन को उठा के मुख में रख लीजिए, काम खत्म, अंतर्ग्रहण समाप्त। फिर उसके बाद से आता है पाचन। अब भोजन हमने रखा है तो उसको अब चबाना शुरू करेंगे। चबाना शुरू करेंगे तो पाचन की क्रिया शुरू हो गई, क्योंकि मुख में ही भोजन का 30% भाग, याद रखिएगा, मुख में बाबू मेरे कितना? मुख से पाचन शुरू होता है। मुख से पाचन क्या होता है? शुरू होता है बाबू मेरे, शुरू होता है। मुख से पाचन जब शुरू होता है तो यहां पर किसका पाचन होता है? यहां पर पाचन होता है स्टार्च का। किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसके द्वारा? तो टाइलिन नामक एंजाइम का। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। टाइलिन नामक एंजाइम का पाचन होता है कितना प्रतिशत? तो 30% स्टार्च का पाचन अपने मुख से शुरू हो जाता है। यानी कुल बात मिलाकर यह है कि हम यहां पर अगर पाचन की शुरुआत की बात करें अगर, तो अपने मुख से होता है। और यहां पर स्टार्च भैया हमारे, स्टार्च जो है ना 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है किसके द्वारा? टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा, या फिर उसको एमाइलेस भी कहते हैं, या फिर एमिलेस भी कहते हैं, एमाइलेस भी कहते हैं, या फिर उसी में मौजूद होता है कौन? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। क्लियर ना? इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब बाबू मेरे आगे बढ़ते हैं। अब होता है अवशोषण। जब पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो छोटी आंत में मौजूद दीर्घरोम के द्वारा क्या होता है? अवशोषण की क्रिया होती है। अब जैसे अवशोषण होता है तो वहां पर मौजूद रक्त जो होते हैं उसको लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, और फिर कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्ति के लिए उस पचे हुए भोजन का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? स्वांगीकरण कहते हैं। और इस पूरे पाचन की प्रक्रिया में पूरा भोजन नहीं पचता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बचते हैं, और वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए उसको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो उसी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहिक्षेपण कहते हैं। तो इन 5 चरणों में अपना पाचन समाप्त, पोषण समाप्त। तो इन्हीं 5 चरणों के थ्रू हम लोग पोषण समाप्त कर लिए। अब आइए देखते हैं बाबू मेरे पोषण में कौन कौन से अंग जो है ना वो सम्मिलित होते हैं। पोषण में मनुष्य के कौन कौन से अंग बाबू मेरे सम्मिलित होते हैं?
सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मुख की बात करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। तो इस मुख में बाबू मेरे क्या होता है, तो इस मुख में बाबू मेरे भोजन को रखते हैं तो भोजन चबाते भी हैं। चबाने के दौरान क्या होता है, लार से ये मिलता भी है, और लार से जैसे मिलता है तो उस लार में मौजूद होता है कौन, टाइलिन एंजाइम। और यही टाइलिन एंजाइम जो है ना किसको पचाता है, स्टार्च को। कितना प्रतिशत, तो 30%। क्लियर। हमने क्या कहा, भोजन उठा के मुख में रखा तो भोजन चबाना प्रारंभ किए, और भोजन चबाना प्रारंभ किए तो लार भी निकलना शुरू हो गया। तो अब भोजन लार में मिलना शुरू हो गया। जैसे भोजन लार में मिलना शुरू हो गया तो लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम जो है ना भोजन में मौजूद स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, पचाना शुरू करता है, और मुख में 30% लगभग स्टार्च पच जाता है। क्लियर ना। तो ये मुख का काम होता है। क्या होता है, ये मुख का काम होता है। फिर अगर बात करें हम लोग आगे देखें कि मुख में बाबू मेरे दांत भी होते हैं। मुख में क्या होते हैं, दांत, दांत भी होते हैं। अब जब मुख में दांत होते हैं तो ये दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। मुख में दांत कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से दांत होते हैं बाबू, जल्दी से बताओ फटाफट। तो इसमें सबसे पहले जो बाहर वाला होता है उसको कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं उमरे, कृंतक कहते हैं। जो बाहर जो है ना वो काटता है, जो काटने का काम करता है। फिर आता है रदनक। क्या आता है, रदनक आता है। फिर आता है मेरे दोस्त अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और फिर आता है कौन, चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत अपने मुख में पाए जाते हैं। और इन दांतों के सबसे ऊपरी परत जो होता है इनामेल का बना होता है। सबसे ऊपरी यानी इस दांतों का सबसे, यानी दांत की बात करें तो सबसे ऊपरी परत किसका बना होता है, इनामेल का। इनामेल का बना होता है। ये सबसे कठोर होता है। जंतु जगत में सबसे कठोर पार्ट होता है, यानी दांत का जो सबसे बाहरी परत जो होता है किसका बना होता है, इनामेल का। और दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और दांत किसका बना होता है, कैल्शियम, जल्दी बताइए, फॉस्फेट का बना होता है। याद रखिएगा, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इतनी सी बात क्लियर। तो मुख में होता है दांत, और यहीं पर होता है इसमें जो लार, ये लार की बात करें तो किससे निकलता है, ये निकलता है लार ग्रंथि से। किससे निकलता है, लार ग्रंथि से। और लार ग्रंथि कितने होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मैं नाम बोलता हूं, पैरोटिड्स होते हैं, सब मैंडुबुलर होते हैं, सब लिंगुअल होते हैं। ठीक ना। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि बाबू मेरे अपने मुख में पाई जाती है। इतनी सी बात क्लियर ना। अब उसके बाद इसमें एक मांसल संरचना भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीभ। क्या कहते हैं बाबू मेरे, जीभ कहते हैं। तो लगे हाथ हम इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ हम इसको भी बाबू मेरे देख ही लेते हैं। तो इसीलिए आप प्यार से बैठिए और ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या होता है बाबू मेरे, जीभ का काम क्या होता है, जीभ का काम क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, सब लोग मिलकर के बताइएगा। जीभ का काम होता है बाबू मेरे, एक तो जीभ का काम होता है कि भोजन को लार से मिलाने का काम करता है। जीभ का काम क्या होता है बाबू मेरे, भोजन को लार से मिलाने का काम करता है। बात सही है, हाँ गुरु जी बात सही है। जीभ का काम क्या होता है, भोजन को लार से मिलाने का काम करता है। ठीक ना। यानी एक होता है बाबू मेरे कौन, जीभ महोदय होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, लार से मिलाने का काम करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है बाबू मेरे, तो दूसरा काम जो है ना ये बोलने में सहायता करते हैं, बोलने में सहायता करते हैं। और तीसरा काम क्या होता है बताइए जल्दी से। तो ये तीसरा काम बाबू मेरे होता है कि ये स्वाद का पता भी लगाते हैं। स्वाद का क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं।
तो एक जीभ भी होते हैं मुख में, ठीक ना। तो मुख में इतना सारा काम बाबू मेरे होता है। फिर उसके बाद से अब आता है ग्रास नली। अब ग्रास नली मुख से लेकर आमाशय तक एक रास्ता देता है, भोजन को जाने का, भोजन को जाने का एक रास्ता देता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन बाबू मेरे नहीं होता है। बस ये केवल और केवल ये जो है ना पेट तक लाने का एक क्या होता है, एक मार्ग होता है। और ये मार्ग जो है ना क्रमाकुंचन गति करता है, यानी क्रमाकुंचन गति बाबू मेरे ये करते रहता है, जिसके कारण से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। क्लियर ना बात। तो ये क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे बढ़ाने का काम बाबू मेरे करता है, ठीक है ना। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। और वो ग्रास नली यहां पर है, ग्रासिका कहो, ग्रास नली कहो, इसोफेगस कहो, ठीक है ना। तो यही है सब, यही महोदय है, ये जो पतला सा डंडी दिख रहा है आपको, ओके ना। फिर अगर आगे देखें, अब आते हैं महोदय अमाशय। अब अमाशय जो है ना एक थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है मेरे, एक जे शेप, कैसा शेप होता है इसका, जे शेप होता है। और ये कैसा होता है, ये थैलीनुमा संरचना होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और साथ ही साथ एक होता है म्यूकस। क्या होता है मेरे, म्यूकस, जिसको हम लोग हिंदी में श्लेष्मा भी कहते हैं। म्यूकस, जिसको हम लोग हिंदी में श्लेष्मा भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त आप यहां पर देख सकते हो कि अपने पास क्या है, अमाशय। अमाशय में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। इस महोदय का काम क्या है, तो ये जो है ना ये जीवाणुनाशक की तरह काम करते हैं। यानी अगर भोजन में भोजन में अगर जीवाणु आ गए तो उसको मारने का काम कौन करेगा, HCl। कौन करेगा, HCl। साथ ही साथ पेप्सिन एंजाइम के कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम का होना जरूरी है। तो उसके लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है कौन, HCl, ठीक है। और पेप्सिन महोदय जो है ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन करते हैं। और श्लेष्मा का काम होता है बाबू मेरे, श्लेष्मा का काम होता है कि हमारे अमाशय के दीवारों की रक्षा करना इस खतरनाक एंजाइम से। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक होता है, ये पेप्सिन एंजाइम कितना खतरनाक होता है। तो इन एंजाइमों से क्या करता है, हमारे अमाशय की आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है कौन, म्यूकस। कौन करता है, म्यूकस बोले तो श्लेष्मा। तो ये अमाशय देख लिए आप, इतनी सी बात समझ में आ गई। अमाशय को भी फर्दर अगर आप देखें तो ये भी 3 भाग में होता है बाबू मेरे। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला होता है कार्डियक होता है, कार्डियक पार्ट होता है। बीच वाला होता है फंडस होता है या फिर फुंडिक कह दो। और लास्ट वाला, ये नीचे वाला होता है पाइलोरिक होता है। ये अमाशय भी 3 पार्ट में होता है। तो भोजन ज्यादातर भैया मेरे यहां पर होता है, यहां पर, यानी फंडस और पाइलोरिक के बीच में ही होता है। ऊपर खाली होता है, कार्डियक वाला पार्ट यानी ऊपर वाला पार्ट बाबू मेरे खाली होता है। बात क्लियर ना, ऊपर वाला पार्ट खाली होता है, बीच वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन्हीं दोनों में भोजन होता है। और इधर ही पचने की क्रिया बाबू मेरे अपनी संपन्न होती है। अब इसके बाद महोदय आते हैं, अब इसके बाद आते हैं लघु आंत्र, बोले तो छोटी आंत। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, हालांकि महत्वपूर्ण सब है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पाचन की बात करें तो सबसे ज्यादा पाचन जो है वो छोटी आंत में ही होता है। सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है, तो याद रखिएगा। अब छोटी आंत जो है यकृत से पित्तरस लेंगे। छोटी आंत महोदय, यानी ये जो छोटी आंत आपको दिख रहा है, ये यकृत, यहां पर ये जो लीवर दिख रहा है, लीवर जिसको कहते हैं, ये लीवर से क्या करेगा, पित्तरस लेगा, ठीक है। और ये पित्तरस जो है ना वसा का इमल्सीकरण करेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि गुरुजी ये इमल्सीकरण क्या होता है, तो मैं इमल्सीकरण यहीं पे क्लियरिफाई कर दूं कि इमल्सीकरण कहते किसको है। जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें वसा मौजूद होता है, ठीक है ना। और भोजन में मुख्यतः हम लोग क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं और थोड़ा बहुत विटामिन भी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत मिनरल्स भी ले लेते हैं, ठीक ना। तो हमने यहां पर क्या किया, क्या देखा, हम वसा लेते हैं, तो वसा जो होता है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। अब ये पित्तरस जो है उन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को क्या करता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। क्यों बदलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी गोलिकाओं पर एंजाइम काम नहीं कर पाते हैं, तो उसको छोटे छोटे कर देता है, उस पर अब एंजाइम आराम से काम करेंगे, आराम से उसको पचाएंगे।
तो इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देना, और ये काम कौन करता है? पीतरस करता है। तो ये कहां से निकला मेरे दोस्त? ये अपना निकला यकृत से। कहां से निकला? यकृत से। यकृत से निकला पीतरस, जमा होता है मेरे दोस्त कहां पर? पिताशय में। याद रखिएगा, कहां जमा होता है? पिता, यानी कहने का मतलब पिताशय आप देख रहे हैं ना, यहां पर ये हरा हरा कलर का, ये यहां पर बनता है पित्त और जमा होता है पिताशय में। जब जरूरी होता है इसी पिताशय से निकल करके छोटी आंत, छोटी आंत जो है ना 3 भाग में बटा हुआ होता है। छोटी आंत कितने भाग में? 3 भाग में। एक होता है जेजुनम, ठीक है ना, जेजुनम होता है, और बीच वाला पार्ट बाबू मेरे, सॉरी जेजुनम नहीं, पहले ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम, ठीक ना, फिर होता है जेजुनम, और फिर होता है इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट बाबू मेरे होता है। तो अभी सब जो है ना यहां पर ग्रहण कर रहे हैं ड्यूडेनम में, यानी यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये ड्यूडेनम महोदय हैं, यहां पर आकर मिले कौन? पीतरस यहां पर मिलेगा। अब साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको मिलेंगे अग्न्याशयी रस। कौन मिलेगा? आपको अग्न्याशयी रस भी यहां से प्राप्त होगा। अब अग्न्याशयी रस में क्या क्या होता है बाबू मेरे? छोटी आंत ही प्राप्त कर रहा अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन प्राप्त होगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज प्राप्त होगा जो वसा का पाचन करेगा, साथ ही साथ एमिलेस भी प्राप्त होगा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो आपने देखा छोटी आंत किस किस को प्राप्त किया? तो पहले यकृत से स्रावित आपका पीतरस को प्राप्त करता है, फिर आपका अग्न्याशय से क्या निकलता है मेरे दोस्त? आपका प्रोटीन निकलता है, सॉरी आई मीन ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है और एमाइलेस निकलता है। ट्रिप्सिन महोदय प्रोटीन का पाचन करेंगे, लाइपेज महोदय वसा का पाचन करेंगे, और आपका एमिलेस जो है ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। इतनी सी बात क्लियर? कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, ये महोदय जो अग्न्याशय महोदय जो है, अग्न्याशय इधर कहीं दिखेगा, अग्न्याशय महोदय जो है इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? इसको यहीं पर लगे हाथ देख लीजिए, इसी को कहते हैं हम लोग क्या बाबू मेरे? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब क्या? ये इंडोक्राइन भी होता है, यानी अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो जनरली हार्मोन का स्रावन करती है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब क्या? ये अंतःस्रावी भी होंगे और क्या होंगे? बाह्यस्रावी भी। अंतःस्रावी ग्रंथियां जनरली हार्मोन का स्रावन करती है और बाह्यस्रावी ग्रंथियां जनरली एंजाइम का स्रावन करती है। तो अग्न्याशय दोनों स्रावित करता है। तो अग्न्याशय से ही निकलता है बाबू मेरे क्या? इंसुलिन। नाम तो सुना ही होगा, क्या निकलता है? इंसुलिन। तो ये अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो क्या करता है? जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जो रक्त शर्करा को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? इंसुलिन, जो निकलता है अग्न्याशय से, ठीक है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल जाता है आपका इंसुलिन, ठीक है ना, और साथ ही साथ बाह्य ग्रंथियों से निकलता है ये सारा, बाह्यस्रावी से निकलता है एंजाइम। तो दोनों काम करता है ये अग्न्याशय, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्न्याशय का खेल खत्म हो गया? कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाबू मेरे बृहदान्त्र। अब जो है ना भोजन पच पुचा गया। अच्छा ठीक है, छोटी आंत का एक और पार्ट जो है इलियम वाला पार्ट, इसको समझते हैं। इलियम वाले पार्ट में क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। अब भोजन का संपूर्ण पाचन जो है ना इलियम में पहुंचता है मेरे दोस्त। अब इलियम में जब भोजन पहुंच गया तो अब यहां पर क्या होगा? अवशोषण की क्रिया होगी। क्या होगी? अवशोषण की क्रिया होगी। देखो इधर जरा ध्यान से, अवशोषण की क्रिया होगी किसके द्वारा? तो दीर्घ रोम के द्वारा। और ये अवशोषित करके, ठीक है ना, लसिका में भेज देगा, लसिका को, लसिका तंत्र में भेज देगा लसिका को, और अपने रक्त परिवहन तंत्र यानी रक्त में भेज देगा किसको? अपना बाकी जितने भी पाचित भोजन होता है उसमें, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपने देखा कि दीर्घ रोम के द्वारा क्या होता है? इलियम में अवशोषण की क्रिया होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये दीर्घ रोम क्या होता है? तो ये दीर्घ रोम बाबू मेरे क्या होता है? अंगुली नुमा संरचना होता है। अंगुली नुमा
संरचना होता है, यानी उंगली की तरह संरचना होता है, इस तरह से, जो क्या करता है, अवशोषण की सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। क्या करता है वो मेरे, ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल, यानी ये उंगलीनुमा संरचना होता है जो अवशोषण के क्या करता है, यानी सीधे लिख देते हैं हम यहाँ पे, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। सतही क्षेत्र को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ठीक ना, सतही क्षेत्र को क्या कर देता है। अब मान लो कि ऐसे रहेगा तो इतना ही जगह में ना, इतना ही जगह में ना अवशोषण होगा। अब जैसे इसको हम मोड़ देंगे तो देखो जरा, इतना सा एरिया था, अब इसको मोड़ के इतना करते, इधर से होगा, 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 इन चारों तरफ से होगा, यानी अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो ये क्या करता है, ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, दीर्घरोम, जिससे अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होता है। क्लियर ना। अब पच गया भोजन, भोजन पचने के दौरान बाबू मेरे अब अवशोषण भी हो गया, रक्त वाले पार्ट में रक्त भेज दिया गया, लसिका वाले पार्ट में जनरली लिपिड वगैरह जो होता है, वासा लिपिड, इन सबको लसिका में भेज देते हैं हम लोग, ठीक ना, लसिका में भेज देते हैं। वो भी तरल संयोजी उत्तक ही होता है, जिस प्रकार से अपना रक्त होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अब आता है बृहदान्त्र। अब जो पचा हुआ भोजन था वो तो अवशोषित हो गया, लेकिन कुछ अनपचा भोजन भी रह जाता है बाकी। अब उस अनपचा भोजन को करना क्या है, बृहदान्त्र बोले तो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, मैं फिर से बता दूं, बड़ी आंत में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। जैसे पहले हमने देखा कि अपना ग्रासिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है, उसी तरह से बृहदान्त्र में भी किसी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्लियर ना। यहां पर केवल और केवल क्या होता है, अवशोषण होता है, किसका, जल का। यानी अनपचा भोजन में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उसको बड़ी आंतें भेजते हैं तो वहां पर जितने भी अतिरिक्त जल होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक ना। और जो अनपचा भोजन है उसको मल द्वार द्वारा शरीर से, यानी ये जो गुदा द्वार कह दो या फिर मल द्वार कह दो, इसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे बड़ी बात, अब इसके साथ साथ मलाशय आ गया। अब मल जो है ना जमा होता है मलाशय में, मलाशय में जमा होता है। अब जब समय पड़ता है तो मल द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, छोटी आंत जो है ना वो बड़ी आंत से जहां मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। ये हमने लिख लिया इसलिए ताकि हम भूले नहीं। सिक्कम आपको इसमें देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट जो है ना सिक्कम का है। क्या है, सिक्कम का है। सिक्कम वो पार्ट होता है जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत आके मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं, याद रखिएगा। यानी बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी आंत है, छोटी आंत आके मिला, ये वाला पार्ट क्या है, सिक्कम है। और यहीं पर एक उंगलीनुमा संरचना आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं परिशेषिका, जिसको अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। ये जब हम लोग जानवर हुआ करते थे तो ये सेलुलोज के पचाने में काम आता था, लेकिन अब हम लोग सेलुलोज का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए नॉन फंक्शनल हो गया, ये अब काम नहीं करता है। लेकिन इसमें सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया इसमें होते हैं, तो गलती से बाबू मेरे अन्न का एक भी दाना इसमें चला गया, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर इसमें सूजन होता है, फिर फट जाता है। इसमें बहुत खतरनाक एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक में फैल जाते हैं, अंदर एब्डोमेन में फैल जाते हैं, उधर गुहा में फैल जाते हैं, फिर हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये अपना अपेंडिक्स बहुत ही खतरनाक होता है। क्लियर ना। तो ये अपना पाचन तंत्र था। क्या था मेरे दोस्त, पाचन तंत्र था। हमने यहां से पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से देखा। अब हम लोग